भैया मॉक में ना मेरे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे। 130 से 140 के बीच पेंडुलम की तरह ऐसे मोशन कर रहे। एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सॉल्व नहीं होता है, लेकिन जैसे ही खत्म हो गया सॉल्व हो जाता है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो खत्म होने के बाद आप एक बेहतर स्थिति में रहेंगे और वीडियो में बताई गई चीजों को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपका परफॉर्मेंस तो इंक्रीज होगा ही होगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और इस बात की तो गारंटी है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि मॉक में मार्क्स को कैसे इंक्रीज किया जाए। अब मॉक में मार्क्स इंक्रीज कैसे किया जाए ये जानने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किन किन कारणों से आपका मॉक में मार्क्स बढ़ नहीं रहा है। जब तक कारण ही नहीं पता होगा हम सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि मॉक में मार्क्स ना बढ़ने का कारण क्या क्या है। यहाँ पे हमने कुछ रीजन लिस्ट किए हैं, देखिए। तो पहला रीजन हो सकता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है। देखिए आपको लग सकता है कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट है, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि सिलेबस को कंप्लीट करना कैसे है, किन किन बातों का ध्यान रखना। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है रिवीजन का। रिवीजन को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बिना रिवीजन आपने जो भी सिलेबस कंप्लीट किया है वो लगभग इनइफेक्टिव होगा। सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन भी चल रहा है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है स्टेप जो कि बहुत ही ज्यादा वाइटल है, ये है आपका मॉक। मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉक में आप एग्जाम जैसे इन्वायरमेंट में खुद को रख कर उसी स्ट्रेस लेवल पे खुद को लाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जब एग्जाम में आप जाते हैं तो आपको कंप्लीटली नया नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि अरे इस सिचुएशन से तो हम पहले ही गुजर चुके। मतलब खुद को अडेप्टेबल बनाने के लिए मॉक टेस्ट देना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन भी चल रहा है, मॉक भी आपने अच्छे खासे अटेम्प्ट किए, सही तरीके से अटेम्प्ट किए, फिर भी आपको लग रहा है कि अरे नहीं मेरा मार्क्स फिर भी तो नहीं बढ़ रहा। तो क्या हो सकता है, जिस चीज पे काम करने की जरूरत है वो है एग्जाम टेम्परामेंट। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम टेम्परामेंट। अभी एग्जाम टेम्परामेंट का एक सीधा साधा एग्जांपल देखिए। रिसेंटली जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें इंडिया एंड साउथ अफ्रीका आमने सामने थी। फाइनल की बात करें, फाइनल इंडिया हारने वाला ही था। यहाँ पे एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ है साउथ अफ्रीका। इंडिया हारने वाला है, उसके बाद भी जीत गया क्योंकि वह कूल काम था। साउथ अफ्रीका हार गया क्योंकि उसने खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया, और प्रेशर में लोग टंबल कर जाते। तो इंडिया ने जैसे परफॉर्म किया है ना प्रेशर के अंदर, यही है एग्जाम टेम्परामेंट। मतलब खुद को कैसे काम रखना है। वैसे इसके बारे में भी डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे सिलेबस के ऊपर। सिलेबस को तो कंप्लीट करना ही है। क्यों करना है हम एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लिया कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अब जिस सिलेबस का जो पोर्शन कंप्लीट नहीं है, जो पोर्शन आपने छोड़ दिया, अगर उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन। ऑप्शन एक, या तो उसको स्किप कर दो। ऑप्शन दो, तुक्का लगा लो। अब स्किप कर दिया तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप तुक्का लगाए और तुक्का से सही हो गया तो फिर आपको क्या लगा कि अरे इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, ये तो गेस से ही सही हो जाता है। लेकिन नहीं भाई, एक एग्जाम में एक मॉक में गेस से सही हो गया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आने वाले में भी गेस से सही हो जाए। सही टाइम पे आपका गेस आपको धोखा दे के जाएगा और आप रेस से बाहर हो जाए। तो ये जो सर्टेनिटी है एग्जाम में लाने के लिए कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसको हम सर्टेनिटी के साथ सॉल्व कर सके, गेस के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े, इसके लिए सिलेबस को कंप्लीट करना तो जरूरी है ही। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब केवल शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप जो शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ते हो कि अरे ये तो रेशियो का क्वेश्चन है, ऐसा ट्रिक से हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। केवल अगर आपने ट्रिक्स का यूज कर करके सिलेबस कंप्लीट किया है, भाई इस बात के लिए तैयार रहो कि एग्जाम में आपको धोखा मिलने वाला है। इस धोखाधड़ी को कम कैसे किया जा सकता है, आपको अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है। अब अच्छे से कंप्लीट करने का मतलब क्या है, देखिए आपको जो उस कॉन्सेप्ट का बेसिक है ना, बेसिक किसी भी हाल में पता होना ही चाहिए। बेसिक के साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता होना चाहिए। ये जो दोनों चीजें हैं ये है आपका प्राइमरी, ध्यान दें ये है प्राइमरी। शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक जो है ये आपका क्या है, सेकेंडरी चीजें हैं। और सेकेंडरी के लिए दोस्त प्राइमरी को हम कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करते हैं कि पहले बेसिक एंड कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसके बाद ट्रिक्स पे जाएंगे। एंड फॉर्मूले, ये तो इंटीग्रल पार्ट है ही,
इंटीग्रल पार्ट है भाई, इसको मिस कैसे कर सकते हो। तो बेसिक एंड कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो उसमें फॉर्मूले आएगा। आप जरूर पूछ सकते हो कि भाई जब शॉर्ट ट्रिक है ही तो हमें बेसिक एंड कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक का जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जब भी प्रेशर वाले सिचुएशन में आते हैं ना, तो चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं कि आपने जो ट्रिक से सीखा था वो आप भूल जाओ। अब भैया उस चीज का क्या ही फायदा जिसको आप यूज ही ना कर पाओ। ये जो आपका बेसिक एंड कॉन्सेप्ट है ना, ये इंश्योर करता है कि आपने जो शॉर्ट ट्रिक सीखा है उसका आपको लॉजिक पता हो। और जब भैया लॉजिक पता है तो हम भूलेंगे कैसे, हम तो सीधे डिराइव कर लेंगे तुरंत। यहां पे काम आएगा। तो ट्रिक को और इफेक्टिव बनाने के लिए क्वेश्चंस मिस ना हो, क्योंकि जो हमने चीजें पढ़ी थी वो भूल गए, इसको इंश्योर करने के लिए बेसिक एंड कॉन्सेप्ट का सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पहला चीज हो गया सिलेबस कंप्लीट करना। अब सिलेबस कंप्लीशन आपका उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा अगर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करते। तो प्रॉपर रिवीजन में किन बातों का ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रिवीजन को दो हिस्सों में बांटा है। एक है आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर और दूसरा है एक्टिव रिकॉल। ये एक्टिव रिकॉल बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। कैसे करना है कुछ देर में हम आपको बताएंगे। पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड टेक्निक क्या। तो जो स्टैंडर्ड रिवीजन टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हो, जैसे हमने ये नोटबुक उठाया और इसमें देखेंगे कि अच्छा ये सब टॉपिक्स पढ़े हैं, इसमें ये लॉजिक है, इसमें ये लॉजिक है, चलो ठीक है। फिर अचानक से क्वेश्चन आ गया। अब भैया क्वेश्चन को भी ऐसे नहीं बोला कि हाँ ये तो ऐसे हो ही जाए, अरे ना ये सब काम मत करो। जो स्टैंडर्ड रिवीजन टेक्निक है उसके अंदर जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या क्या करना है, जो हर एक टॉपिक है ना, ईच टॉपिक या फिर ईच टाइप का, हर एक टाइप का आप 5 to 6 क्वेश्चंस करो ही करो, इससे कम में गुजारा नहीं होगा। तो हर एक टाइप का हम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। सेलेक्ट करके रखना है पढ़ते टाइम कि अच्छा ये डिफरेंट टाइप का है, अभी इसको सॉल्व करना। इसके साथ इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको करना है कि लेंदी क्वेश्चंस करना है। हाँ बोलोगे लेंदी क्यों करवा रहे हो, बताते हैं। लेंदी क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस या मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, इसको तो करना ही करना है, ए स्टार मार्क। अब बोलोगे कि कैसे करें क्या करें, तो हम प्रोपोर्शन बताते हैं। देखिए क्या करना है आपको। आपको मान लेते हैं डेली बेसिस पे, डेली, अच्छा डेली जो 5 ही दिन तक हम रिवीजन करेंगे, मतलब 5 डेज तक। बोलोगे बाकी का 2 दिन क्या करना है भाई, वो भी हम आपको बताएंगे। तो मान लीजिए मंडे टू हम फ्राइडे रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में अज्यूम करते हैं कि आप डेली 50 क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चंस तो करोगे ना। तो मान लिया कि हमने 50 क्वेश्चंस किया। इस 50 क्वेश्चंस में 5 to 10 क्वेश्चंस जो है ये आपका इस कैटेगरी के होने चाहिए, डबल स्टार वाला कैटेगरी का, मतलब लेंदी, टफ एंड मल्टी कॉन्सेप्ट। केवल इजी क्वेश्चंस नहीं करना है, लेंदी, टफ एंड मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो फायदा क्या है बताइए। एक तो आपको ये सिखाएगा पेशेंस, क्योंकि अगर एग्जाम में टफ क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन आया तो आप वहां पे घबराओगे नहीं, क्योंकि पहले ही आप प्रैक्टिस कर चुके हो लेंदी क्वेश्चंस की। ये आपको सिखाएगा पेशेंस। टफ क्वेश्चंस अगर टैकल करने आ गया तो इजी क्वेश्चंस पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा इसमें तो रेशियो लगाना है, अरे इसको तो हम एवरेज से करेंगे, भाई ये तो परसेंटेज का है, पढ़ते ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप केवल इजी क्वेश्चंस के पीछे भागोगे ना, तो फिर ये जो क्विक डिसीजन मेकिंग है ना, इस स्टेज तक आप नहीं पहुंच पाओगे। और ये जो 5 to 10 क्वेश्चंस हमने किया ना, इसको क्या करना है, मार्क कर देना है, ठीक है। मार्क क्यों करना है अभी हम बताते हैं कुछ देर में। तो हमने बताया 5 डेज तक ये करेंगे। जो बाकी का 2 डेज है ना, 2 डेज जिसमें मान लीजिए सैटरडे एंड संडे हो गए, इसमें हम रिवीजन नहीं करेंगे। हाँ बोलोगे रिवीजन नहीं करेंगे क्या, इसका मतलब कोई छुट्टी है, अरे ना, यहां पे हम करेंगे एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या है, एक्टिव रिकॉल कुछ देर में बताते हैं, लेकिन यहां पे करेंगे एक्टिव रिकॉल। किसका एक्टिव रिकॉल करना है, ये जो आपने मार्क किया था लेंदी, टफ एंड मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, इसका हम करेंगे एक्टिव रिकॉल। अब एक्टिव रिकॉल किस चिड़िया का नाम है, चलिए देख लेते हैं। इसमें हम पेन एंड पेपर का ज्यादा यूज नहीं करते। जैसे मान लेते हैं कि आपको रिवाइज करना है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में हम कुछ टॉपिक्स जो है छोटे से पेपर पे लिख लेंगे। हमने लिख लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल
ट्रायंगल लिख ली, फिर मान लिया हमने लिख लिया मीडियन, फिर मान लिया हमने लिख लिया सिमिलैरिटी। तो ये सब जो है हम क्या करेंगे, टॉपिक्स एक छोटे से पेपर पे लिख लेंगे, फिर आराम से ऐसे बैठ जाना है और पेपर पे पहला देखेंगे कि क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जो आपने इधर सिलेबस कंप्लीट करते टाइम बेसिक एंड कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसको हम रिकॉल करेंगे। कैसे रिकॉल करना है देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे ही हमने पढ़ा फिर पेपर को रख के आराम से आंख बंद करके सोचेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स तीनों साइड बराबर होगा, तीनों एंगल बराबर होगा, मीन्स हर एक एंगल 60 डिग्री, यहाँ तक हो गया। इसके बाद बोलेंगे कि अच्छा तीनों साइड बराबर है, इसका मतलब कि मीडियन से सब बराबर होगा, ऑल्टीट्यूड सब बराबर होगा, एंगल बाई सेक्टर सब बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर सब बराबर होगा, हो गया। नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो मीडियन है वही आपका एंगल बाई सेक्टर है, वही आपका परपेंडिकुलर है, वही आपका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है। इसका मतलब अगर मीडियन ही एंगल बाई सेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रॉइड है वही इन सेंटर होगा, और यही आपका ऑल्टीट्यूड है तो वही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, यही आपका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है तो यही सर्कम सेंटर होगा। अब ये सब सारी चीजें आपको सिक्वेंशियली आ रही, तो ऐसे चीजों को सिक्वेंशियली रिकॉल करना है। जब आप सिक्वेंशियली रिकॉल करते हो तो आपके माइंड के अंदर चेन फॉर्मेट में चीजें स्टोर हो जाती हैं। अब जब चेन के फॉर्म में चीजें स्टोर हो गई है तो आपको याद करने के लिए किसी एक चीज को याद करना है, तो ये तरीका होता है एक्टिव रिकॉल का। एक्टिव रिकॉल में क्या करना है हमने आपको बताया, पहले हम एक टॉपिक लेंगे, फिर आंख बंद करके उस टॉपिक के बारे में हमने जो जो चीजें पढ़ी है वो माइंड के अंदर सिक्वेंशियली लेकर आएंगे रिकॉल कर। इससे आपका जो मेमोरी है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, पहला बात। दूसरा, चीजें जो आपके दिमाग में है उसको आप जल्दी यूज करने के लिए बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसा कभी कभी आपके साथ होता होगा कि लगता है कि अरे ये फॉर्मूला पेट के अंदर है दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये जो समस्या है ना, पेट के अंदर है दिमाग में नहीं आ रहा है, इसका भी समाधान करेगा आपका एक्टिव रिकॉल। फिर अभी जो हमने ये आपको बताया था कि 2 दिन जो बचा है सैटरडे संडे, इसमें ये जो 5 टाइप के ये जो क्वेश्चंस थे लेंदी, टफ एंड मल्टी कंसेप्ट, इसको हम एक्टिव रिकॉल करें। तो क्या करना है, क्वेश्चन हमने देख लिया, फिर दिमाग के अंदर सोचेंगे अच्छा इस क्वेश्चन को हमें कैसे प्रोसेस करना, स्टेप बाय स्टेप। इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा लेकिन जैसे आप करना स्टार्ट करोगे, रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा तो आपको भी मजा आने लगेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसका सॉल्यूशन दिमाग के अंदर सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे। अब फायदा क्या हुआ देखिए, चूंकि लेंदी, टफ एंड मल्टी बेस्ड कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन है एक संख्या में कम है, लेकिन इन्होंने पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर समाहित कर लिया है। तो जब आप इन चीजों को एक्टिव रिकॉल के तरीके से माइंड के अंदर इंस्टॉल कर चुके हो तो फिर मॉक में क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसको ऐसा करना है, निपटाओ 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 निपटाओ। तो उम्मीद करते हैं रिवीजन के अंदर चीज़ों को हमने अच्छे से कवर कर लिया है कि रिवीजन में क्या करना है। चलिए फिर से बताते हैं। रिवीजन को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, एक है आपका स्टैंडर्ड रिवीजन टेक्निक, दूसरा है एक्टिव रिकॉल। स्टैंडर्ड रिवीजन में हम क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चन को 2 पार्ट में करेंगे, मतलब अगर 50 के आसपास कर रहे हैं तो उसमें 40-45 के आसपास जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा, बाकी 5-10 क्वेश्चन जो होगा वो टफ लेंदी क्वेश्चन होंगे। टफ एंड लेंदी क्वेश्चन को वीक के एंड में हम रिकॉल करेंगे। जब रिकॉल करेंगे तो फिर ये जो टॉपिक है ये आपका अपना हो जाएगा, उससे कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप निपटा दो। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर लिया, इसके बाद बारी आती है मॉक टेस्ट की। क्योंकि रिवीजन एंड सिलेबस कंप्लीशन आपको एग्जाम में हेल्प नहीं कर पाएगा अगर आपने अच्छे लेवल के अच्छी खासी संख्या में मॉक अटेम्प्ट नहीं किए। तो मॉक का भी हमने 2 पार्ट किया है, एक है आपका अटेम्प्ट, दूसरा क्या है आपका एनालिसिस। तो अटेम्प्ट में बहुत सारे आपके सवाल आ सकते हैं, चलिए हम एक एक करके आंसर देते हैं। सबसे पहले कि कितना मॉक हमें अटेम्प्ट करना है वीक में, तो वीक में 2 से 3 मॉक ही अटेम्प्ट करेंगे हम लोग, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मान लेते हैं कि आप वीक में 3 मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, तो क्या करना है, इसको ऑल्टरनेट डे में करना है, ऑल्टरनेट डेज। और जो ऑल्टरनेट डेज हो, जैसा मंडे को हमने किया तो फिर ट्यूसडे को नहीं करेंगे, फिर वेंसडे को करेंगे, फिर थर्सडे को नहीं करेंगे, फिर फ्राइडे को करेंगे, फिर सैटरडे को नहीं करेंगे, संडे को करेंगे, ऐसे कर करके आप कर सकते हैं। तो जो बीच का जो गैप है ना, गैप में क्या कर लेंगे, गैप डेज ये है एनालिसिस के लिए रिजर्व रखेंगे। अब एनालिसिस कैसे करना इफेक्टिव, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया कि कितना मॉक देना है, ऑल्टरनेट डेज में देना है। कभी कभी आपको लग सकता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक या फिर कोई पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए जो है आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो, सेक्शनल टेस्ट, या फिर जो
टॉपिक स्पेसिफिक है ना, टॉपिक स्पेसिफिक टेस्ट ए आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे संख्या में इसको ज्यादा नहीं रखना है। ये तो हो गया कितने टेस्ट देने हैं, कब टेस्ट देने हैं। अभी टेस्ट के टाइम में क्या करेंगे, देखिए मॉक टेस्ट जो है ना, वहां पे खुद को काम रखना है। क्या रखना है, काम रखना है। दूसरी बात, जो सच है वो पता होना चाहिए। पॉसिबल है कि एक टेस्ट में आपका 140 है और एक टेस्ट में आपका 130 है, फिर 120 है, फिर 140 आ जाए। तो ये फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। इस फ्लक्चुएशन से घबराना नहीं है। फ्लक्चुएशन हो रहा है इसका मतलब यही है कि एनालिसिस वाले सेक्शन में प्रॉब्लम है, उसको कैसे डील करना है वो हम आपको बता देंगे। और जो एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये पता है लेकिन फिर भी आप यूज नहीं करते हो कि हर एक क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स होता है। हर एक क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स होता है मतलब जो इजी क्वेश्चन है वो भी आपको 2 नंबर दे रहे हैं, जो टफ एंड लेंदी क्वेश्चन है वो भी आपको 2 नंबर दे रहे हैं। तो ये काम आपको करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन विजिट ही नहीं किया, पूरा का पूरा क्वेश्चन देखा ही नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो मॉक अटेम्प्ट करते टाइम। तो आपको क्या करना है, विजिट ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को विजिट करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपने लास्ट का 5 क्वेश्चन विजिट नहीं किया और 5 क्वेश्चन आसान थे तो आपके 10 नंबर तो ऐसे ही चले गए। तो हर एक क्वेश्चन विजिट करना है और जो है ना क्वेश्चन स्किप करने के लिए रेडी रहना। जैसे अगर आपने जो रिवीजन है वहां अच्छे से फॉलो किया रिवीजन टेक्निक को, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आइडिया लग जाएगा, पढ़ते ही आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ये क्वेश्चन लेंदी है, तो उसको स्किप करने में सेकेंड्स भी नहीं लगाना है, स्किप कर दी। मान लिया कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एट ए फर्स्ट ग्लांस में इजी लगा, आपने उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ी दूर गए लग रहा है कि नहीं ये कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है, फिर थोड़ी दूर बाद जाके पता चल कि अरे इसमें तो कन्फ्यूजन वगैरह आ रहा है, तो उसको वहीं पे छोड़ देना। पहली बात है स्किप करना एक आर्ट है। क्वेश्चन को स्किप करना आपके फेवर में है, आपके अगेंस्ट में नहीं है। तो हमें क्वेश्चंस को स्किप करना है और क्या है, ईगो पे नहीं लेना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हमने तो 1 सप्ताह इसके ऊपर समय दिया एवरेज के क्वेश्चन पे, एवरेज का क्वेश्चन कैसे नहीं होगा। नहीं, ईगो पे नहीं लेना एग्जाम के अंदर। पहले टोटल का टोटल क्वेश्चन एक बार विजिट तो कर लो। हो सकता है विजिट करने के बाद आपको पता चले कि हमने 20-22 क्वेश्चन कर लिए और 3 क्वेश्चन बाकी है, और ये 3 क्वेश्चन वही है जो आपसे नहीं हो रहा था शुरू में। अगर आप उसके पीछे लगे रहते तो आप 20 क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो लास्ट में जब टाइम बचेगा तब उस पर जाना है, ठीक। जो आपने क्वेश्चन स्किप किया था उसको कब देखना है, जब लास्ट में हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद टाइम बचे, फिर हम उस क्वेश्चन पे जाएंगे, फिर काम माइंड से सोचेंगे, एक्टिव रिकॉल करेंगे कॉन्सेप्ट को कि अच्छा क्या हमने पढ़ा था, अगर पढ़ा था तो ये किस टॉपिक के अंदर था, क्या क्या कॉन्सेप्ट आ सकता है। अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो एनालिसिस के टाइम पे देख लेंगे कि क्या करना है इन क्वेश्चन का। अभी आते हैं एनालिसिस पे। मॉक तो हमने दे लिया, लेकिन मॉक दे लिया एनालिसिस नहीं किया, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सिलेबस कंप्लीट किया, रिवीजन नहीं किया। सिलेबस कंप्लीशन के इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए जैसे रिवीजन जरूरी है, वैसे ही मॉक के इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए उसका एनालिसिस जरूरी है। अब बात यहाँ आके रुक जाती है कि एनालिसिस करे तो करे कैसे। तो जब आप एनालिसिस करने बैठेंगे तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ऐसा जो है एक टेबल बना लो। पहले टेबल में क्या होगा, करेक्ट, जो भी करेक्ट आंसर्स है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। वो करेक्ट आंसर आपने सॉल्व किया है वो भी हो सकता है, आपने तुक्के से सॉल्व किया है वो भी हो सकता है। सेकंड है रॉन्ग वाला, तो जो भी रॉन्ग वाला है इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। रॉन्ग कैसे कैसे हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट मिसिंग था, हो सकता है सिली मिस्टेक है, या हो सकता है आपने तुक्का लगाया उसके बाद गलत हो गया। इन सबको हम इस कॉलम में रखेंगे। फिर जो स्किप करने वाला क्वेश्चन है ना, इसको हम नेक्स्ट कॉलम में रखेंगे। अब स्किप कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आइडिया लगे कि अरे ये तो टाइम टेकिंग है, इसको हमने छोड़ दिया। या फिर हो सकता है लग रहा था कि अरे ये आसान है, लेकिन 2-3 स्टेप आगे गए, फिर पता चला कि नहीं ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, फिर हमने उसको छोड़ दिया। तो ये सब आ सकता है स्किप में। फिर गेस, यहाँ पे ऑनेस्टी आपकी काम आएगी। गेस वाला हो सकता है कि सही भी था गलत भी था, सही है उसको भी गेस वाले में रखेंगे, गलत था उसको भी हम गेस वाले में ही रखेंगे। लास्ट वाला जो कॉलम है ये है टाइम। जब भी आपका टाइम जो है वो एवरेज से ज्यादा आ रहा है, मतलब जो अभी जो मॉक एनालिसिस हम करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें जब उसका सॉल्यूशन अपलोड होता है तो दे देता है कि इसका एवरेज टाइम क्या था। तो अगर आपका एवरेज टाइम से ज्यादा आ रहा है या फिर एवरेज टाइम के आसपास आ रहा है, तो भले ही वो सही हो गलत हो या स्किप किया हो, इन सबको आपको इस कॉलम में रखना है। ध्यान दें
ये पूरा का पूरा टेबल अगर आपने अच्छे से ऑनेस्टली फिनिश किया है तो एनालिसिस का एक पार्ट आपने ऐसे ही कंप्लीट कर लिया। तो जो सही था वो तो छोड़ दिया, जो गलत है हम पता करेंगे गलत है तो क्यों है। गलत क्या कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हुआ है, सिली मिस्टेक्स के बेसिस पे हुआ है, या गेस के बेसिस पे हुआ। स्किप किया तो क्यों किया, क्या स्किप इसलिए किया क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, या फिर हम देखे कि थोड़ा कॉन्सेप्ट तो हमें आ रहा था लेकिन कैलकुलेटिव हो गया। ठीक है, ये हर एक रीजन हमें मेंशन कर लेना है। फिर गेस हमने क्यों किया, क्या कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता था, या फिर लेंदी आ रहा था और हमने लास्ट में जाके या फिर 2-3 स्टेप जाके हमने ऐसे ही गेस कर दिया। ठीक है, या फिर टाइम जो है वो टाइम कम गया था इसलिए हम सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो चलो कुछ तुक्का ही मारते थे। ये सब रीजन लिखेंगे। और लास्ट वाला जो टाइम वाला है इस पर हम बाद में आते हैं। अभी देखिए ये तीनों रीजन लिस्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर में हम देखेंगे कि जिन क्वेश्चंस का हमें कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था और हमने या तो उसको गलत किया या स्किप किया या उसका आंसर गेस किया, अभी हमें उसको जाके अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन में क्या करना है, कॉन्सेप्ट का रिवीजन के लिए क्या करना है हम आपको बता चुके हैं, एक्टिव रिकॉल। तो पहले जाके नोटबुक में देखेंगे कि ये कौन सा टॉपिक है, फिर हम उसके कॉन्सेप्ट को एक्टिव रिकॉल करेंगे, फिर उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 5-6 क्वेश्चन करेंगे और उससे पे बेस्ड कुछ लेंदी क्वेश्चंस भी करेंगे, लेंदी क्वेश्चंस को रिकॉल कर लेंगे। अगर आप इतना स्टेप फॉलो करते हो तो अगली बार जो है ये क्वेश्चन जो है आपका रॉन्ग वाले में ना होके करेक्ट वाले में आ जाएगा, स्किप वाले में ना होके करेक्ट वाले में आ जाएगा, गेस वाले में ना होके करेक्ट वाले में आ जाएगा। अगर कैलकुलेटिव ज्यादा आ रहा है तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन पे मेहनत करना है। हमें देखना है कि हम अप्रोक्सीमेशन कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल था कि हम चीजों को अप्रोक्सीमेट करके आंसर तक पहुंच सकते थे, ये आपको सोचना है। तो अगर कैलकुलेटिव हुआ तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन पे मेहनत करना है। अगर मान लीजिए सिली मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक हो गया है इसका मतलब है कि आपका जो कंसंट्रेशन है उसकी कमी है, मतलब कि आपको टेम्परामेंट पे काम करना है। ठीक है, अभी टेम्परामेंट क्या होता है ये हम कुछ देर के बाद देख लेते हैं। फिर अगर गेस किया तो गेस क्यों किया, यहाँ पे हमने आपको बताया है क्या क्या हो सकता है। कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था तो फिर जाके एक्टिव रिकॉल। लेंदी था, इसका मतलब लेंदी टाइप के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करके छोड़ दिया था, उसका एक्टिव रिकॉल आपने माइंड में नहीं किया था। अगर आप माइंड में एक्टिव रिकॉल करते तो कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी आपके दिमाग में आ जाता, फिर आप बहुत जल्दीबाजी में क्वेश्चंस को करते। अगर बीच में अटक रहे हैं कैलकुलेशन में, इसका मतलब फिर से हमें क्या करना है, कैलकुलेशन पे काम करना। अगर टाइम कम गया, टाइम बचा ही नहीं, इसका मतलब है कि कहीं तो टाइम गया है, कहीं तो टाइम गया है। कोई तो ऐसा होगा जहां पे जरूरत थी नहीं उतना समय देने की और आपने वो टाइम दे दिया। अब वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको टाइम वाले में। अब टाइम वाले के अंदर क्या होगा, कुछ ऐसे होंगे जो करेक्ट हैं लेकिन आपने उस पर एवरेज से ज्यादा टाइम लिया है। अगर एवरेज से ज्यादा टाइम लिया है तो हमें पता करना है कि क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई शॉर्ट फॉर्म था, शॉर्ट ट्रिक था क्या। अगर शॉर्ट ट्रिक है तो शॉर्ट ट्रिक सीख लेना है, लेकिन इसके साथ कॉन्सेप्ट भी सीखना है। कॉन्सेप्ट क्यों सीखना है शॉर्ट ट्रिक के साथ, ताकि आप उसको रिटेन कर पाओ और एग्जाम के प्रेशर में भूलो ना, और अगली बार इसमें जो आपका समय है वो एवरेज से कम लगे। और मान लीजिए टाइम भी ज्यादा लिया और गलत भी हो गया, ये तो बेड़ा गर्क हो गया भैया। एक तो समय ज्यादा दिए फिर गलत भी हो गया। तो फिर से पता करो गलत हुआ तो क्यों हुआ, इसका रीजन तो हमने बताया है, इसमें किसी एक कैटेगरी में आएगा ही, फिर उस पर काम कर लेना। फिर स्किप किया, अब भैया स्किप किया और टाइम ज्यादा लगा, इससे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। अगर क्वेश्चन को स्किप ही करना है तो या तो शुरू में ही स्किप कर देते, या फिर 2-3 स्टेप के बाद पता चल ही जाता वहां पे स्किप कर देते। अगर पता नहीं चल रहा है इसका मतलब समस्या तो बहुत बड़ी है। आप उस पर काम कीजिए, कॉन्सेप्ट को एक्टिव रिकॉल कीजिए, फॉर्मूले को याद कीजिए, उस पर बेस्ड 5-6 क्वेश्चन आप लेंदी वाले कीजिए, तभी जाके जो है इस समस्या से आप बाहर निकल पाएंगे। तो ये है आपका बहुत ही डिटेल एनालिसिस कि मॉक का एनालिसिस कैसे करना है। एनालिसिस पे 2-3 घंटे टाइम देने हैं। अगर आप टाइम नहीं देते हो तो आप जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट का टाइम जो है लगभग आपका वेस्ट जा रहा है। तो हमने मॉक एनालिसिस तक देख लिया, मतलब कि हमने मॉक टेस्ट देख लिया। इसके बाद की जो चीज है वो है आपका टेम्परामेंट। जो टेम्परामेंट है हम इसको बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अगर आप गेम वगैरह को फॉलो करते हो तो वहां पे जाके आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम का जो टेम्परामेंट होता है गेम को लेकर कितना ज्यादा क्लियर रहता है। वो लोग प्रेशर में टंबल नहीं करते, जबकि साउथ अफ्रीका टंबल करती है, इंडिया भी टंबल कर रहा था। तो आपको ऑस्ट्रेलियन टीम के तरह माइंडसेट को रखना है।
तो इसीलिए जो एग्जाम का टेम्परामेंट है वो काफी महत्वपूर्ण चीज हो जाता है। आपको क्या रहना है, एग्जाम के अंदर काम रहना है। क्वेश्चन सॉल्व ना हो फिर भी जो है आपको काम रहना है, आपको प्रेशर नहीं लेना है। क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, बाकी की चीजें तो हम एनालिसिस में कवर कर ही लेंगे आगे। दूसरा, स्किप करना है। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहा है, लग रहा है, उसको स्किप करेंगे। लेंदी लग रहा है तो फर्स्ट गो में स्किप करना है। 2-3 स्टेप जाने के बाद लगा कि हम कॉन्सेप्ट भूल गए तो स्किप करना है। ईगो पे नहीं लेना है। अगर आप ईगो पे नहीं लेते हो तो ऑलरेडी आप भीड़ में बहुत लोगों से आगे हो गए, बस एग्जाम टेम्परामेंट के कारण। जो एस्पिरेंट लोग हैं वो प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करके फिर मॉक टेस्ट देके इन सारे चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अब जितना उन्होंने मेहनत किया है, जितना चीज़ें उन्हें आती है, वह उतना को यूज नहीं कर पाते हैं एग्जाम, बस एक कारण से, क्योंकि वो एग्जाम टेम्परामेंट के ऊपर काम नहीं करते। अगर आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाए तो फिर प्रिपेयर होके फायदा क्या? समझ रहे हो? फायदा क्या होगा उस अच्छे टीम का जो फाइनल में पहुंचे लेकिन फाइनल के प्रेशर में जाकर टंबल कर पाए? जीत नहीं पाएंगे ना, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना। एग्जाम टेम्परामेंट पे काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जितनी चीजें आपको आती है आप उतना एग्जीक्यूट तो कर पाओ। ठीक है, आगे देखिए। फिर विजिट एवरी क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है कि 1-2 क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड ना करेंगे। इससे अच्छा है कि हम हर एक क्वेश्चन को एक बार देख लें, और देखने के बाद मैक्सिमम केसेस में, हम बोलेंगे 99% केसेस में आप ज्यादा स्कोर करोगे अगर आप हर एक क्वेश्चन को एक बार विजिट कर लेते हो। 1-2 क्वेश्चन पे हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, जो लेंदी वगैरह है उस पर अननेसेसरी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि सबके पास इक्वल नंबर ही है। आप इजी क्वेश्चन को भी करोगे आपको उतने ही नंबर मिलने हैं, टफ को करो उतने ही मिलने हैं, तो हम किसी एक पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। और यह डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में अच्छा खासा टाइम जाता है। जैसे एक क्वेश्चन को स्किप करना है या करना है, 2-3 स्टेप बाद जाके अगर क्वेश्चन लेंदी हो रहा है तो इस पे और टाइम स्पेंड करना है या इसको स्किप कर देना है। ये जो छोटे मोटे मोमेंट्स आते हैं ना, यहाँ पे हम 10 से 15 सेकंड बर्बाद कर देते हैं सोचने के लिए। लेकिन अगर आप 10 to 15 सेकंड्स एक क्वेश्चन के पीछे बस सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए वेस्ट कर रहे हो कि इसको करना है या स्किप करना है, तो ओवरऑल पूरे एग्जाम में आप 5 to 6 मिनट्स के आसपास ऐसे ही बर्बाद कर दो। लेकिन अगर आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग है कि अच्छा इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, लेंदी आ रहा है इसको भी स्किप कर देते, ओ ये क्वेश्चन तो आपका रेशियो से हो जाएगा, कर दिया, इस क्वेश्चन को तो हम एलिगेशन से निपटा देंगे। एवरेज अगर आप ऐसे ऐसे करते हो तो आपका जो 6 मिनट था वो आपके पास बचेगा, और जब आपके पास टाइम रहेगा तो आप ज़्यादा काम रह पाओगे। अब एक और बात आती है कि इन चीज़ों को हमें अचीव कैसे करना है। हमने तो बोल दिया, तो अचीव करने का जो तरीका है आपको बहुत ही अनपॉपुलर लगेगा एक, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा जरूरी। आपको एक्सरसाइज बॉडी का भी करना है एंड माइंड का भी करना है। माइंड का एक्सरसाइज करने के लिए आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो, जो थोड़ा मुश्किल है। देखिए, मेडिटेशन मुश्किल कब लगेगा, जब आप एक ही चीज़ों पे फोकस करोगे, लेकिन आप इसको अपने लायक बना दो। हम ना चेन ऑफ थॉट्स सोचेंगे। चेन ऑफ थॉट्स एक ही चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए। ये आपका हो सकता है स्टोरी मूवी से रिलेटेड हो तो भी चले, आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो तो भी चले। जैसे मान लिया कि आपने रिसेंटली कोई मूवी देखा है, तो मेडिटेशन आपको मुश्किल लग सकता है अगर आप एक ही टॉपिक पे खुद को कंसंट्रेट कर रहे हो, लेकिन आप रिलेटेड चेन ऑफ थॉट्स के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, तो इनिशियली आप ऐसे मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यानी इससे आपको जो टफ सिचुएशन है इसमें काम रहने में मदद मिलेगा। एंड बॉडी का वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी का तो वर्कआउट करना ही है, साथ में साथ माइंड का भी करना है। बॉडी का वर्कआउट करने से आप फिट रहोगे, जितना ज़्यादा फिट रहोगे उतना आप बेस्ट दे पाओगे। और माइंड का वर्कआउट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जो काम रह सको, आप अच्छे से डिसीजन ले पाओ। माइंड का वर्कआउट के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन अगर मुश्किल लगे तो कोई एक टॉपिक उठाएंगे, कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं क्रिकेट उठा लिया, फिर क्रिकेट से रिलेटेड जो इवेंट्स है उसको हम आंख बंद करके याद करेंगे। ऐसे क्या है, आपका एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मेडिटेशन का जो मेजर गोल है वो खुद को काम रख के, डेविएशन से दूर रख के एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं तो करना है। तो पहले हम चेन ऑफ थॉट्स पे कंसंट्रेट करेंगे जो एक ही चीज़ से रिलेटेड हो, बाद में उसको धीरे धीरे करके एक टॉपिक पे कंसंट्रेट कर लेंगे। तो ये था डिटेल वीडियो जिसमें हमने बात किया
कि एग्जाम में मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो इसके रीजन क्या क्या है एंड उसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन काफ़ी फायदेमंद है। आप इस वीडियो को पूरा देख के इसमें जो बताई गई चीज़ें हैं इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके कीजिए, और फिर अगर फ़ायदा मिले ना मिले तो आप आके कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये चीज़ें जो है वो फ़ायदेमंद थी या नहीं थी। अगर आपको लगता है कि कोई और भी ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है या आपको कुछ सजेशन वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके बारे में वीडियोस लेके आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लर्न मैथ्स के साथ बने रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।